अश्वी की नज़रें सब पर थी, लेकिन जब उसने अध्यांश की तरफ देखा तो उसने तुरंत अपनी पलकें झपका ली। अध्यांश की इजाज़त मिलते ही अश्वी ने अंगद और निवांशी की ओर देखा और फिर अंगद से चुटकी लेते हुए पूछा, क्या बात है देवर जी, शादी करनी है या फिर जिंदगी भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बने रहना है? सवाल करते समय भी अश्वी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अश्वी के सवाल का अंगद ने बेशर्मी से जवाब दिया, अगर आपकी देवरानी तैयार हो तो मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ भाभी माँ, लेकिन आपकी देवरानी मेरी बात मानती ही नहीं है। लेकिन पहले तो अश्वी के सवाल से और भी अंगद की बेशर्मी से निवांशी शर्म से लाल हो गई, क्योंकि वहाँ अध्यांश भी मौजूद था। उसने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका ली, हालांकि उसके गाल गुलाबी हो गए थे। निवांशी को शर्म से पानी पानी होते देख आंसी बिना मजाक किए नहीं रह पाई। क्या निखार आया है तेरे चेहरे पर वांसी, देख तो सही आंसू, इतना गुलाबी रंग तो गुलाब का भी नहीं होता जितना वांसी के चेहरे पर है अभी। पहले से ही शर्म महसूस कर रही निवांशी, ऊपर से आंसी का मजाक, जिससे उसका वहाँ सबके बीच बैठना मुश्किल हो गया और वह तुरंत उठी और दौड़ते हुए वहाँ से चली गई। सभी बस हंसते हंसते उसे जाते देखते रहे, लेकिन अश्वी ने तुरंत अंगद को उसके पीछे भेजा। अंगद और निवांशी की बात खत्म हुई ही थी कि त्रिशिका ने सवाल किया, भाभी माँ, आपने दूसरे जोड़े के बारे में तो सब बता दिया, अब तीसरी जोड़े के बारे में भी बता दो। त्रिशी, उस जोड़े के बारे में तुम सबको जोधपुर जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि लड़के की तरफ से तो अध्यांश इजाज़त दे देगा, लेकिन लड़की के लिए हमें उसके अभिभावकों से इजाज़त लेनी होगी। अश्वी ने सस्पेंस बनाए रखते हुए कहा। अश्वी ने अपनी बात पूरी की ही थी कि दैविक ने भी अपनी अधूरी बात जो अंगद और निवांशी के बीच रह गई थी अध्यांश से पूछ लिया। ठीक है भाभी, वो बात जब आपको सही लगे तब बताना, लेकिन अध्यांश अभी तो ये बता कि मेरे शादी से पहले अधीरा और अथर्व की शादी क्यों नहीं करवाता तू? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अधीरा का कन्यादान उसके भाई भाभी करे, और यह तभी संभव हो पाएगा जब तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। नहीं तो तुम्हें अधीरा की शादी में भी सभी रस्मों को पूरी करने के लिए मेरी और मेरी जान की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे उस दिन गणेश स्थापना के समय ली थी। और वैसे भी अधीरा और अथर्व की शादी में मैं तो और जान अथर्व का परिवार बनकर सभी पूजा और विधियों में शामिल होंगे। अध्यांश ने दैविक को अपनी बात समझाते हुए जवाब दिया। दैविक ने बिना किसी सवाल के उसकी बात मानते हुए कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, जैसे कि दैविक ने अध्यांश की बात का समर्थन किया। अधीरा ने शक भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और पूछा, एक मिनट भैया, गणेश स्थापना के समय आपने अध्यांश भैया और अश्वी भाभी की मदद ली थी, मतलब आपको पहले से ही उसकी शादी के बारे में पता था? दैविक ने बिना कोई बहाना बनाए उस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया। मुझे पता था। इन शॉर्ट, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तेरी बेस्ट फ्रेंड डोरेमोन और तेरे होने वाले पति को भी इस बात की जानकारी थी। लेकिन दैविक ने यह बात इस तरह से कही कि अधीरा का गुस्सा अथर्व पर निकले, और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही दैविक ने कहा कि अध्यांश और अश्वी की शादी के बारे में अथर्व को पहले से ही सब कुछ पता था, अधीरा ने गुस्से में आंखें तिरछी करके अथर्व की ओर देखा और फिर अगले ही पल अपनी नाराजगी जताते हुए उसकी ओर से मुंह फेर लिया। अधीरा का गुस्सा देखकर अथर्व की हालत तो खराब हो गई, लेकिन दैविक को दोनों के बीच ये ठंडा युद्ध देखकर बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वह मन ही मन हंस पड़ा। दैविक को यूं खुद पर हंसते हुए देख अथर्व भी शांत नहीं रहा। जैसे दैविक ने अधीरा के खिलाफ उसके कान भरे थे, वैसे ही अथर्व ने आंसी को दैविक के खिलाफ भड़काने के लिए कहा। आंसी भाभी, आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी के बारे में आपके होने वाले पति को पहले से ही सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने आपको नहीं बताया। ये सही है क्या? ऐसे कितनी ही बातें होगी जो दैविक ने आपसे छिपाई होगी, पूछो उनसे, ताकि आपको भी पता चले कि अब तक उन्होंने आपसे क्या क्या छिपा कर रखा है। अथर्व की बात सुनकर आंसी कुछ प्रतिक्रिया देती उससे पहले ही दैविक नाराज होकर बोल पड़ा। अथर्व, तू क्यों बेवजह झगड़ा करवाना चाहता है मेरे और आंसी के बीच? अथर्व भी तुरंत बोल पड़ा। अच्छा बच्चू, मतलब जब तुम पर बात आई तो मैं झगड़ा करवाता हूँ, और जब थोड़ी देर पहले तूने किया, मतलब तू करे तो रामलीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। दोनों के बीच की बहस और बढ़े उससे पहले ही अश्वी ने दोनों को डांट कर चुप करवा दिया और फिर
दोनों को चुपचाप डिनर करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अंगद भी निवांशी को लेकर वापस आया। हंसी मजाक के साथ वह डिनर पार्टी पूरी हुई। डिनर खत्म होने के बाद अस्वी सभी की पसंद की आइसक्रीम मंगवाई। आइसक्रीम खाते खाते सभी अस्वी मेंशन के लिए रवाना हो गए। यहाँ बेंगलुरु में सभी जोड़ियों की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन वहीं राजस्थान में सभी की खुशियों पर ग्रहण लगाने का खेल रचा जा चुका था। शतरंज की बिसात बीत चुकी थी, बस चालें चलनी बाकी थी। पाखी से फ़ोन पर बात करने के बाद उसने अध्यांश और अस्वी को फिर से अलग करने के बारे में सोचा और अंत में वह एक निर्णय पर पहुंचा। उसने अपने कबर्ड से एक पुराना फ़ोन निकाला और उसे ऑन किया। ऑन करते ही उसने उसकी फ़ोटो गैलरी अमन ने गैलरी खोलकर एक एक करके उन तस्वीरों को देखा जिन्हें अब तक उसने संभाल कर रखा था। सभी तस्वीरें देखने के बाद वह एक शैतानी हंसी हंसने लगा। हंसते हंसते वो बोल उठा, अब वक्त आ गया है कि इन तस्वीरों को उनके असल पते पर पहुंचाया जाए। बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम लोग यहाँ आ जाओ या फिर मुझे बेंगलुरु पहुँचने दो। बस उतनी ही देर है तुम्हारी तबाही में। इस बार मैंने ऐसी चालें चली हैं कि उसमें फंसने के बाद तुम लोग जिंदगी भर उससे निकल नहीं पाओगे, और अगर किसी तरह निकल भी गए तो भी शांति से जी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें जीने ही नहीं दूंगा। जितना मैं अपने प्यार के लिए तड़पा हूँ अध्यांश सिंह राजवंश, उससे भी ज़्यादा तुझे अपने प्यार के विरह में तड़पाऊंगा। पिछले बार मैंने तुम दोनों को सिर्फ अलग किया था, लेकिन इस बार अमन ठाकुर ऐसा मौत का तांडव करेगा कि तेरे साथ साथ तेरी जान भी तबाह हो जाएगी। इस बार मैं पूरे राजवंश परिवार की बर्बादी का न्योता दूंगा। मेरे कहर से ना तो राजवंश एम्पायर बचेगा, ना ही जोधपुर स्टेट की राजगद्दी। अब तो तेरी बर्बादी ही मेरी नफरत की आग को शांत करेगी। उस समय अमन की आंखों में अध्यांश और अस्वी के लिए बेशुमार नफरत थी। अमन के इरादों से अनजान सभी लोग दैविक और आंशिक की शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अगले ही दिन सुबह से ही अस्वी मेंशन में हलचल मच गई। घर के बाहर सभी कामों की जिम्मेदारी अध्यांश के ऊपर थी, जबकि सभी रस्मों से संबंधित तैयारियां अस्वी संभाल रही थी। अध्यांश ने अजर्ब को बुलाकर शादी के निमंत्रण कार्ड छपवाने का काम सौंप दिया। जोधपुर में होने वाली सारी तैयारियां शमशेर को सौंप दी और साथ ही अजर्ब को भी अगले ही दिन जोधपुर के लिए रवाना होने के लिए कहा, ताकि वह शमशेर की मदद कर सके। अस्वी ने बेंगलुरु में बैठकर ही मेहंदी मेकअप आर्टिस्ट चुन लिया। उन्हें जोधपुर महल पहुंचने का समय भी बता दिया और जो आउटफिट रह गए थे उनके लिए अध्यांश के डिजाइनर जो जोधपुर महल बुला लिया। वह लोग जोधपुर पहुंचने के बाद महल में आकर सबकी ड्रेसिंग की व्यवस्था करेंगे। दैविक और आंशिक की शादी के साथ साथ अथर्व, अधीरा, निवांशी, अंगद की सगाई की तैयारियां भी जोरों पर थी। साथ ही तीसरी जोड़ी जिसके बारे में अध्यांश और अस्वी के अलावा किसी को कुछ नहीं पता था, उसकी सगाई की तैयारियां भी अस्वी ने पूरी कर ली थी। उस दिन शाम को सारे निमंत्रण कार्ड छपकर आ गए। अगले दिन सुबह मुहूर्त देखकर सभी ने मिलकर निमंत्रण लिखे और फिर दोपहर के बाद सभी जोड़ियां श्री प्रसन्न पार्वती सोमेथा श्री सोमेश्वर स्वामी मंदिर बीटीएम लेआउट जाने के लिए निकल पड़े। मंदिर में दैविक की शादी का निमंत्रण सबसे पहले महादेव पार्वती को चढ़ाया गया, ताकि विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। सभी ने महादेव और पार्वती से प्रार्थना की। रात में सभी अस्वी मेंशन वापस लौट आए। पूरा दिन यात्रा में बीतने के कारण सब थक गए थे, इसलिए आते ही तभी सब सो गए। वहीं अध्यांश और अस्वी ने मिलकर जोधपुर जाने के लिए अपनी पैकिंग कर ली, ताकि अगले ही दिन वे बाकी बचे सारे काम निपटा सकें। अथर्व, अधीरा और अंगद निवांशी की सगाई अध्यांश ने दैविक की शादी के बाद ही रखी थी, ताकि उसी दिन दुनिया के सामने अस्वी को अपनी पहचान दे सके और अपने परिवार को भी इसके बारे में बता सके। हालांकि उसने यह बात अस्वी को नहीं बताई थी, यह उसके लिए सरप्राइज था। अगले दिन अध्यांश और अस्वी को छोड़कर बाकी सभी घर पर थे। अध्यांश और अस्वी हुक्म शाह और हुक्म रानी शाह के घर पर दैविक की शादी का निमंत्रण देने के लिए गए थे। जब वे वहां पहुंचे तो पाखी से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वह अमन से बात करने के अगले ही दिन राजस्थान वापस चली गई थी। हुक्म शाह और हुक्म रानी शाह के घर जाने का एक खास कारण था, जिस पर चर्चा करने के लिए अध्यांश और अस्वी स्वयं वहां पहुंचे।
अध्यांश ने हुक्म शाह और हुक्मरानी के शाह के साथ बैठकर उस विषय पर विस्तार से बात की और उन्हें समझाया। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद अध्यांश की मेहनत रंग लाई और हुक्म शाह और हुक्मरानी शाह ने अपनी मंजूरी दे दी। उसकी अनुमति मिलने के बाद अध्यांश और अस्वी जब घर वापस लौटे तो उनके चेहरे पर अपार खुशी थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। दोनों के चेहरे की चमक देखकर उनके दोस्तों को भी अंदाजा हो गया कि उनका कोई काम सफल हो गया है। जब वे घर पहुंचे तब सुबह के 11 बजे थे। दोपहर के खाने की तैयारी बाकी थी। सभी लड़कियां बस अस्वी का इंतजार कर रही थीं कि वह आकर बताएं कि लंच में क्या करना है, क्या बनाना है, ताकि वे रसोई में जा सकें। जैसे ही अध्यांश और अस्वी घर पहुंचे, अधीरा ने रसोई में जाकर दोनों के लिए पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद अधीरा ने पानी का ग्लास वापस ले लिया। तभी आंसी ने अस्वी से पूछा कि लंच में क्या बनाना है। अस्वी कुछ कहते इससे पहले ही उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने नंबर देखकर आंसी को रुकने का इशारा किया और फ़ोन रिसीव किया। दूसरी ओर से कहा गया। उसे सुनकर अस्वी ने 2-3 मिनट में ही फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद सबसे पहले अस्वी ने बताया कि लंच में क्या बनाना है। फिर अध्यांश की तरफ देखकर कहा, अध्यांश, मुझे अभी अस्पताल के लिए जाना होगा। एक इमरजेंसी है, इसलिए जाना ज़रूरी है। शाम तक वापस आ जाऊंगी। यह कहकर उसने अपने कमरे में बैग और एप्रन लेने चली गई। कुछ ही मिनटों में अस्वी अपने बैग और एप्रन के साथ हॉल में वापस आई, कार की चाबी उठाई और सबको बाय बोलकर अस्पताल जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अध्यांश ने आवाज़ देकर उसे रोका और खुद भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। जान, कपड़े तो बदल लो, अध्यांश ने उसे रोकते हुए कहा। अस्वी ने एक बार अपने पहनावे पर नज़र डाली और फिर अध्यांश से सवाल किया, क्यों? इन कपड़ों में क्या खराबी है? खराबी तो कुछ नहीं है, पर आप साड़ी पहने हो और साड़ी में आप असहज हो जाओगी, क्योंकि मुझे पता है कि इमरजेंसी है। इसलिए जैसे ही आप अस्पताल पहुंचोगी तुरंत ओटी में चली जाओगी। अध्यांश ने समझाया, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी मैंने एकदम हल्की साड़ी पहनी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चिंता मत करो। कोई और काम है या मैं निकल जाऊं? अस्वी ने अध्यांश को चिंता मुक्त करते हुए पूछा। मैं राजवंश एम्पायर ही जा रहा हूँ, इसलिए आप भी मेरे साथ चलो। मैं आपको अस्पताल में ड्रॉप कर दूंगा, फिर राजवंश एम्पायर चला जाऊंगा। अगर आपका काम जल्दी खत्म हो जाता है तो आप अस्पताल से सीधे राजवंश एम्पायर आ जाना। हम दोनों साथ में वापस लौटेंगे, अध्यांश ने अस्वी को बताया, जिससे दोनों एक साथ निकल सके। अध्यांश की बात अस्वी को समझ नहीं आई, इसलिए उसने शक जाहिर किया। सच बोल रहे हो या फिर मुझे अकेले नहीं जाने देने के लिए बहाना बना रहे हो? जवाब में अध्यांश कुछ कहने के बजाय सीधा अजर्ब का मैसेज दिखा दिया। लेकिन अजर्ब तो यहाँ नहीं है। फिर उसने आपको मैसेज करके कैसे बताया? मतलब उसे कैसे पता चला कि ऑफिस में इस वक्त आपकी ज़रूरत है? अजर्ब का मैसेज पढ़ने के बाद भी शक दूर न हुआ। अस्वी के एक के बाद एक सवाल पूछने पर अध्यांश ने उसकी प्रश्नावली को वहीं रोकते हुए उसे कंधे से पकड़कर बाहर ले आया। उसे बाहर ही खड़ा रखा और उसके हाथ से कार की चाबी लेकर खुद पार्किंग में चला गया। साथ ही वह कहता भी जा रहा था, ओ मेरी जग्गा जासूस, शक करना बंद करो, वरना तुम्हारे सवालों का सिलसिला पूरा दिन चलेगा और हम यहीं रह जाएंगे। जब अध्यांश कार लेकर अस्वी के पास आया तो अस्वी कार में बैठ गई और अध्यांश ने कार स्टार्ट कर दी। करीब 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद अध्यांश ने अस्वी को लाइफ केयर अस्पताल ड्रॉप किया और खुद राजवंश एम्पायर के लिए निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसने अस्वी को बता दिया कि अपना काम खत्म करके वह राजवंश एम्पायर पहुंच जाए, क्योंकि उसकी बैक टू बैक 3 मीटिंग्स हैं, जिसे खत्म करते करते रात हो जाएगी। ठीक है, पर मीटिंग्स में जाने से पहले कुछ खा लेना और अपना ख्याल रखना। अस्वी ने जवाब में अध्यांश को भी हिदायत दी और दोनों अपने अपने काम के लिए अलग हो गए, इस बात से अनजान कि आज का दिन राजवंश एम्पायर में भूचाल लेकर आने वाला है। अध्यांश जब राजवंश एम्पायर पहुंचा उस समय क्लाइंट्स पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम में उनकी राह देख रहे थे। लेकिन मीटिंग से पहले उसे अस्वी की हिदायत के अनुसार लंच करना था। अजर वहाँ नहीं था, इसलिए अपने कैबिन में जाने से पहले उसने रिसेप्शनिस्ट से कहकर अपना लंच मंगवा लिया। लंच करने के बाद ही अध्यांश मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। सबसे पहले उसने क्लाइंट से देर से आने के लिए माफ़ी मांगी और फिर
मीटिंग शुरू करने का इशारा किया। यह मीटिंग्स एक नए प्रोजेक्ट के लिए रखी गई थी। अध्यांश गुरुकुलम नाम एक प्रोजेक्ट के तहत पूरे भारत में स्कूल खोलना चाहता था, जिससे राजवंश ग्रुप को शिक्षा क्षेत्र में भी विस्तार मिल सके। इसकी इच्छा थी कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ बेहतरीन शिक्षा भी प्रदान किया जा सके। गुरुकुलम प्रोजेक्ट पहले से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए था। इसके अलावा लाइफ केयर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में उसने मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए थे, जो हर शाखा में हॉस्पिटल के साथ चलते थे। अगर अस्पताल पहुंचने पर जैसे ही अध्यांश ने कहा, अस्वी सीधा ऑपरेशन थिएटर ओटी में चली गई। एक ब्रेस्ट कैंसर का मामला आया था, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार मरीज 3रे स्टेज पर था, लेकिन मरीज की हालत अच्छी थी और तत्काल ऑपरेशन करने से उसे बचाया जा सकता था। इसलिए अस्पताल से फ़ोन आते ही अस्वी बिना समय गंवाए तुरंत रवाना हो गई। अस्वी के अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने फ़ोन पर ज़रूरी निर्देश देकर ऑपरेशन की सारी तैयारी करवा दी थी, ताकि उसके आने पर ऑपरेशन में देरी ना हो। अस्वी ने ओटी में पहुंचते ही ग्रीन एप्रिन पहना, मास्क लगाया और अपनी टीम के साथ ऑपरेशन शुरू किया। उसके साथ 2 जूनियर डॉक्टर और 2 नर्सें भी थीं। ये दोनों जूनियर डॉक्टर पहली बार किसी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे और हाल ही में लाइफ केयर हॉस्पिटल से जुड़े थे। ऑपरेशन करीब 2.5 घंटे तक चला, लेकिन अस्वी और उनकी टीम की मदद से यह जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ऑपरेशन के बाद ओटी से बाहर आकर अस्वी ने मरीज के परिवार को जरूरी निर्देश दिए। फिर उसने अपना बाकी काम निपटाया और घड़ी पर नज़र डाली। उस वक्त घड़ी 4:30 समय दिखा रही थी। अस्वी ने समय देखकर पहले तो अपने कैबिन में जाकर हाथ मुंह धोया और फ्रेश हो गई। उसे दोपहर का लंच नहीं मिला था, इसलिए उसे जोर की भूख लगी थी। इस वजह से वह कैबिन से निकलकर पहले कैंटीन गई। वहां जाकर उसने कुछ खाया और फिर कैब बुलाकर राजवंश एम्पायर जाने के लिए निकल पड़ी। अध्यांश ने पहले ही उनका लाइव लोकेशन अस्वी को मैसेज कर दिया था, ताकि उसे वहां पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। लाइफ केयर हॉस्पिटल से राजवंश एम्पायर पहुंचने में सामान्यतः आधा घंटा लगता था, लेकिन ऑफिस ओवर होने की वजह से ट्रैफिक भयंकर था, जिससे अस्वी को वहां पहुंचने में 50 मिनट लग गए। राजवंश एम्पायर पहुंचकर सबसे पहले अस्वी ने अध्यांश को फ़ोन किया ताकि वह उसे लेने आ सके, लेकिन अध्यांश मीटिंग में व्यस्त था और उसने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखा हुआ था, इसलिए उसे पता न चला कि अस्वी फ़ोन कर रही थी। जब अध्यांश ने फ़ोन नहीं उठाया तो अस्वी ने उसे दोबारा फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब न मिला। इस तरह उसने 4-5 बार फ़ोन किए, लेकिन अध्यांश ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। आखिरकार अस्वी खुद राजवंश एम्पायर के अंदर चली गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहले भी एक बार अध्यांश के साथ देखा था, इसलिए उसे रोका नहीं गया। राजवंश एम्पायर की बिल्डिंग 35 मंजिला थी, जिसमें ऊपर की 5 मंजिलें राजवंश परिवार के सदस्यों और अजर्व उदय के लिए आरक्षित थी और उन मंजिलों में जाने को किसी को अनुमति नहीं थी। 30वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम था, जहां मैनेजर और अजर्व की असिस्टेंट के साथ कैबिन में भी थे। बाकी फ्लोर अलग अलग विभाग के थे। अस्वी एम्पायर के अंदर पहुंचकर रिसेप्शन पर गई और अध्यांश के कैबिन के बारे में पूछने लगी, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी लड़की अपने मेकअप में इतनी व्यस्त थी कि उसने अस्वी की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। अस्वी जवाब मिलने की उम्मीद में 1-2 मिनट इंतजार किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने थोड़े ऊंचे स्वर में दोबारा पूछा, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिस्टर राजवंश का कैबिन किस फ्लोर पर है? अस्वी की आवाज़ सुनते ही वहाँ काम कर रहे लोग उनकी तरफ देखने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने उनकी तरफ देखा और मुंह बनाकर धीरे से कुछ कहा, जो अस्वी को सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसके होठों की हरकत से इतना तो समझ आ गया कि वह उसे लेकर कुछ कह रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने हल्के स्वर में बुदबुदाया, ना जाने कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें ना ठीक से कपड़े पहनने आता है और ना मेकअप करना। बस भगवान ने सुंदर चेहरा दे दिया है तो अमीर आदमी को फंसाने चली आई। अस्वी को भले ही उसकी बात साफ साफ सुनाई ना दी हो, लेकिन उसका अंदाज़ा सही था। इस पर उसने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, ओ हेलो, धीमे धीमे क्या बड़बड़ा रही हो? जो भी कहना है मुंह पर बोलो। रिसेप्शनिस्ट ने अस्वी की ओर ध्यान न देते हुए सीधे झूठ बोल दिया,
मिस्टर राजवंश अभी ऑफिस में नहीं है। पहले तो उसने जवाब नहीं दिया और अब झूठ बोल रही है, जिससे अस्वी को गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। डेस्क पर पटकने के बाद अस्वी ने गुस्से में उस लड़की की ओर देखते हुए कड़क आवाज में कहा, मुझे पता है कि मिस्टर राजवंश अभी ऑफिस में मौजूद हैं, इसलिए झूठ बोलना बंद करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे यह भी पता है कि उनकी आज बैक टू बैक 3 मीटिंग्स हैं, इसलिए वो रात तक यहीं रुकने वाले हैं। अब जल्दी से बताओ कि मिस्टर राजवंश का केबिन किस फ्लोर पर है। और अगर तुमने इस बार झूठ बोला तो तुम अपनी गलती पर पछताओगी, इसलिए जो भी बोलो वो सच बोलना, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी। अस्वी की इस धमकी को सुनकर वह लड़की डर गई। साथ ही उस फ्लोर पर जितने भी लोग थे वे सब अपनी जगह से खड़े होकर अस्वी को देखने लगे। यह तमाशा देखकर एक और लड़की रिसेप्शन पर आई और उस पहली लड़की से पूछा, क्या हुआ। जवाब में उस लड़की ने सब कुछ बता दिया, अस्वी ने उसे क्या धमकी दी और अब तक क्या हुआ। रिसेप्शनिस्ट से पूरा मामला जानने के बाद दूसरी लड़की ने अस्वी की ओर देखा और एक रुआबदार आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ राजवंश एम्पायर में क्या कर रही हो। अस्वी ने एक नज़र उस लड़की पर डाली जिसने नाम मात्र के कपड़े पहने थे। उसने ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लू स्कर्ट पहनी थी जो घुटनों से ऊपर थी। उसे देखकर कोई यह भी नहीं कह सकता था कि वह ऑफिस में काम करने आई होगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पार्टी में आई हो। चेहरे पर भारी मेकअप, जैसे चलता फिरता मेकअप स्टोर। उस लड़की को सर से पांव तक देखने के बाद अस्वी ने अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया, मैं कौन हूँ। वो छोड़ो, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह की सवाल कर रही हो। लड़की ने घमंड में कहा, अगर तुम्हें सच में जानना है कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें बता देती हूँ। मेरी पहचान जानने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक न जाए, इसका ध्यान रखना। अस्वी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रही। जब अस्वी कुछ नहीं बोली तो उस लड़की ने अपनी पहचान घमंड में देते हुए कहा, मैं राजवंश एम्पायर की मालकिन और अध्यान सिंह राजवंश की गर्लफ्रेंड शाइना महेश्वरी हूँ। अब भी कुछ पूछना है। शाइना महेश्वरी के मुंह से यह सुनकर कि वह खुद को अध्यान की गर्लफ्रेंड बता रही थी, अस्वी की भौहें तन गई। अस्वी कुछ प्रतिक्रिया देती उससे पहले ही रिसेप्शनिस्ट बीच में बोल पड़ी, अब समझ आ गया ना कि मैम कौन है, तो अब यहाँ से निकल जा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। मिडिल क्लास बहन जी गवार, तेरे जैसे तो रोज़ कितनी आती है हमारे सर से मिलने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए, फिर बेइज्जत होकर वापस जाती है। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे सर कोई सड़क छाप रोमियो हैं जो तेरे जैसे बहन जी के रिझाने से पिघल जाएंगे। और सर को रिझाने आई है तो कम से कम ढंग के कपड़े पहनकर आती, ऐसे कपड़ों में तो सर तुझे देखेंगे भी नहीं। रिसेप्शनिस्ट के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर अस्वी का दिमाग गुस्से से फटने लगा। उसने अपनी उंगलियां माथे पर फिराई और एक नज़र उस पर डाली जिसने भी साइना की तरह बेहद छोटे कपड़े पहन रखे थे। और तू कौन होती है मुझे यहाँ से निकालने वाली, अस्वी ने उसे घूरते हुए पूछा। अस्वी के पूछने पर तुरंत ही साइना रिसेप्शनिस्ट के समर्थन में आ गई। ये मेरी असिस्टेंट है और मैं कौन हूँ वो तो तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। अब खुद ही जाएगी या गार्ड्स को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकालूं। तीनों के बीच यह बहस चल ही रही थी कि वहाँ खड़े अन्य कर्मचारी भी यह सब देख और सुन रहे थे। जब रिसेप्शनिस्ट ने अस्वी को गवार और बहनजी जैसे शब्दों से नवाजा तो सबके मन में यही ख्याल आया कि अस्वी से ज़्यादा बदसूरत तो खुद लग रही थी, जिसने अपने चेहरे पर ना जाने कितनी किलो मेकअप लगाया था। सभी को अस्वी की सादगी भा गई थी। लड़के अस्वी को घूर घूर कर देख रहे थे जबकि लड़कियां ईर्ष्या से जल रही थीं। जब तीनों के बीच बहस चल रही थी तभी उदय वहां आ गया। उनकी पहली नज़र अस्वी पर पड़ी तो उसने तुरंत उनकी ओर बढ़ा। अस्वी ने उन्हें भी देख लिया और इशारे से मना करके आगे बढ़ने से रोक दिया। उदय ने अस्वी के इशारों को समझते हुए खुद को एक कोने में खड़ा कर लिया। अस्वी ने उदय को इशारा किया जिसे साइना और रिसेप्शनिस्ट ने तो नहीं देखा लेकिन वहाँ खड़ी अन्य लड़कियाँ देख लिया। उसने तुरंत आगे बढ़कर साइना से कहा, साइना एक बार उदय सर को फ़ोन करके पूछ लो तो क्या पता अध्यान सर ने उन्हें बुलाया हो। लेकिन साइना
अपने अभिमान में इतनी तरह से रची हुई थी कि वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। जिस लड़की ने उसे सलाह दी थी, साइना उसके पास गई और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे वह लड़की जमीन पर गिर पड़ी और उसके गाल पर साइना के 5 उंगलियों के निशान पड़ गए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू साइना महेश्वरी के निर्णय पर सवाल उठाए। तेरी हैसियत क्या है मेरे सामने? लगता है तू भूल गई है कि राजवंश परिवार के साथ मेरे घर जैसे रिश्ते हैं। अध्यांश मेरे डैड के दोस्त का बेटा है। वह लड़की जमीन पर बैठकर उसके बाल पकड़ते हुए साइना को गुस्से में बोली। उसके बाद उसने एक नज़र भीड़ में खड़े स्टाफ पर डाली और अभिमान से सबको चेतावनी देते हुए कहा, लगता है तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो, इसलिए मेरे साथ पंगा लेने के बारे में सोचते हो। साइना स्टाफ को धमकी दे ही रही थी, तभी जिस लड़की को थप्पड़ मारा था वह रोते रोते बोली, सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन इतनी आसानी से माफ़ कर देना साइना के बस की बात नहीं थी। उसने तुरंत उस लड़की से कहा, ऐसा नहीं, अगर माफ़ी चाहिए तो मेरे सामने ज़मीन पर अपना नाक रगड़ और जीभ से मेरे सैंडल साफ कर, तभी तुझे माफ़ी मिलेगी। साइना के ये शब्द सुनकर वह लड़की रो रो कर चिल्लाने लगी, जबकि वहाँ खड़े तमाशा देख रहे अस्वी का गुस्सा बढ़ने लगा। उसकी मुट्ठियाँ कस गई। स्टाफ के कुछ लोग उस लड़की की हालत पर हंस रहे थे, जबकि कुछ को साइना का इस व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन सब लाचार थे, इसलिए किसी ने भी साइना के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और सभी बस वहीं रहे नाटक देख रहे थे। अब तक वह लड़की जमीन पर बैठी बैठी रो रही थी, तभी एक बार फिर सबके कानों में साइना की आवाज़ गूंजी, लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, इसलिए तो देखो तुम मेरे आदेश का पालन नहीं कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारा सस्पेंशन लेटर टाइप करवा देती हूँ। प्लीज़ मैम ऐसा मत करो, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मैम। वो लड़की साइना के सामने रोते रोते अपने हाथ जोड़ने लगी। साइना ने घमंड से कहा, अगर नौकरी चाहिए तो जो मैंने कहा वह करो। साइना ने जो कहा था उसे करने में उस लड़की की हिम्मत तो नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने उठकर साइना की ओर कदम बढ़ाए। 1-2 कदम आगे बढ़कर वह लड़की रुक गई। उसे इस तरह रुकते हुए देखकर रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उसकी ओर बढ़कर उसे धक्का दे दिया, जिससे वह सीधे साइना के पैरों पर गिर पड़ी। साइना ने तुरंत अपना पैर आगे बढ़ाया। उस लड़की का मन तो साइना के कहे अनुसार कुछ करने का नहीं था, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए वह धीरे धीरे साइना के पैरों की ओर झुकने लगी। जैसे ही उस लड़की ने अपना नाक जमीन पर रखा, साइना का चेहरा पानी से भर गया। अस्वी ने रिसेप्शन पर रखा पानी का ग्लास लेकर सारा पानी साइना के चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे वह खुद 2 कदम पीछे हट गई। चेहरे पर पानी पड़ने के कारण साइना का सारा मेकअप धुल गया और वह खुद भूत जैसी लगने लगी। उसे इस हालत में देखकर पूरा स्टाफ हंस पड़ा। साइना ने अपने चेहरे से पानी साफ किया और फिर गुस्से से अस्वी को देखकर बोली, तू बेवकूफ़ लड़की अभी भी यहाँ खड़ी है, लगता है तुझे गार्ड्स के धक्के खाकर ही यहाँ से जाना पड़ेगा। साइना को इस तरह गर्व से बोलते सुनकर अस्वी भी अब इन सब में दिलचस्पी लेने लगी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और अस्वी ने क्रूसिल हास्य के साथ साइना की आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा तो चलो मैं भी देखती हूँ कि किस में कितनी हिम्मत है कि वह मुझे छू भी सके। धक्का देने की बात तो बहुत दूर की है। अस्वी के इस आत्मविश्वास और घमंड से भरे बोल सुनकर साइना का पारा चढ़ गया और उसने बड़े आवाज में एक बूम करते हुए कहा, गार्ड्स। साइना की आवाज़ सुनते ही 2 गार्ड्स दौड़ते हुए उसके पास आए। गार्ड्स को देखकर साइना ने उन दोनों को आदेश दिया, इस गांव की लड़की को धक्का देकर राजवंश एम्पायर से बाहर निकाल दो। साइना का आदेश मिलते ही गार्ड्स अस्वी की ओर बढ़ गए। दोनों गार्ड्स को इस तरह साइना के आदेश को मानते देखकर अस्वी को आश्चर्य हुआ। उसने मन में खुद से कहा, डिस्कस्टिंग, मतलब कंपनी के गार्ड्स इस लड़की के आदेश का पालन कर रहे हैं और वह भी कंपनी के मालिक के आदेश के बिना। अब तो इसकी हैसियत दिखानी ही पड़ेगी, साथ में अपना परिचय भी। आखिर इसे अस्वी अध्यांश सिंह राजवंश के सामने आवाज़ ऊंची करके बात करने की गलती की है, और गलती की है तो फिर सजा देना तो दोनों का अधिकार है। इस विचार के मन में आते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मन में साइना को सबक सिखाने का निश्चय करके अस्वी ने साड़ी का पल्लू खींचा और अपने खुले बालों का एम्बॉर्डर बना लिया। साइना गर्व और अहंकार से अस्वी को देख रही थी। वह अस्वी का
अपमान होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन स्थिति उसके अनुमान के विपरीत हो गई। दोनों गार्ड्स अश्वी को हाथ भी नहीं लगा पाते। उससे पहले ही अश्वी ने एक गार्ड्स के पेट पर जोर से लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने अपनी मुठ्ठियां बनाकर दूसरे गार्ड्स के नाक पर वार किया, जिससे उस गार्ड्स का नाक से खून निकलने लगा और वह अपनी नाक पकड़कर जमीन पर बैठकर तड़पने लगा। अश्वी केवल मन से निर्बल थी। वह भी अपने जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। बाकी अश्वी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट थी। कोमा से बाहर निकलने के बाद निहाल ने उसके आत्मरक्षा के लिए उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिलवाई थी, ताकि उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अश्वी को देखकर किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया कि एक सामान्य दिखने वाली लड़की 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को चपट मारकर धूल चटा सकती है। स्टाफ के सभी लोगों ने अश्वी की हिम्मत को तालियों से सराहा। उदय ने जोर की सीटी मारी। फ्लोर पर दूसरे स्टाफ को अश्वी की प्रशंसा से ताली बजाते देखकर शाइना का पित्त चढ़ गया। उसने जोर से एक बूम की। चुप! शाइना की बूम सुनते ही पूरा स्टाफ तालियां बजाना बंद कर दिया। स्टाफ को शांत कराकर शाइना अश्वी को सबक सिखाने की दिशा में आगे बढ़ी। गार्ड्स को सही मायने में चखाने के बाद अश्वी की नज़र शाइना पर थी। जैसे ही शाइना अश्वी के पास आई, अश्वी ने तुरंत एक्शन की मोड में आ गई। शाइना ने अश्वी को अपमानित करके ऑफिस के बाहर निकालने के लिए थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ अश्वी के गाल तक पहुंचते उससे पहले ही अश्वी ने उसका हाथ पकड़कर हवा में रोक लिया। अश्वी ने शाइना का हाथ पकड़कर उसे मोड़ दिया और उसके पीठ के पीछे कर दिया। फिर उसने उसकी पीठ में घुटना मारकर जोर से मारा, जिससे शाइना दर्द से कराहती हुई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। शाइना को जमीन पर गिरने के बाद अश्वी ने उसके सामने आए और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या कह रही थी तुम? अध्यांश तुम्हारे बॉयफ्रेंड है ऐसा? अश्वी की बात सुनकर शाइना को जैसे जीवनदान मिल गया हो। उसने अपने आंसू रोक लिए और एक विजयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ अध्यांश मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। मुझे छोड़ दो। अगर उसे पता चला कि उसने अपनी होने वाली पत्नी को तकलीफ पहुंचाई है तो वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। शाइना का यह कहना कि अश्वी का गुस्सा भड़क उठा। अश्वी ने शाइना के बाल पकड़ उसे जमीन पर ढकेल दिया और उसे स्टाफ की भीड़ में बीच में ले आई। अश्वी का गुस्सा इससे शांत नहीं हुआ। उसने शाइना को धकेलते धकेलते दीवार के पास ले गई और जोर से उसका सर दीवार से टकराने के लिए धक्का मारा। शाइना की हालत इतनी बुरी कर देने के बाद भी अश्वी का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके कानों में बार बार शाइना का खुद को अध्यांश की गर्लफ्रेंड कहना गूंज रहा था और बस इसी बात के प्रतिध्वनि उसके दिमाग में चल रही थी। बुला उसके अध्यांश को और बताना उसे कि मैंने तेरा क्या किया है। मैं भी देखूं कि तेरी ऐसी हालत देखकर अध्यांश मुझसे क्या करता है। अश्वी ने गुस्से में दहाड़ मारी। उसकी ऐसी गरज सुनकर स्टाफ के सभी लोगों को उससे डर लगने लगा। सबसे बुरी हालत तो रिसेप्शनिस्ट की थी। उसे अब अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा था। वह खुद को गालियां दे रही थी कि उसे पता नहीं था कि अश्वी उसे कितने बुरे शब्दों से नवाजेगी। अश्वी के इतने सारे टॉर्चर शाइना को कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रह गई। दीवार के साथ सर टकराने के कारण उसके माथे से खून भी निकलने लगा। अश्वी उसके बाल इतनी मजबूती से पकड़कर खींचे थे कि उसके सर से भी दर्द उठ गया था। ऊपर से अश्वी का यह भयानक रूप देखकर उससे डर लग रहा था। यह बात अलग थी कि पूरा स्टाफ अश्वी को घेरे खड़ा था। सभी अपनी आंखों के सामने शाइना की खराब होती हुई हालत देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसकी मदद करने की दया नहीं दिखाई, क्योंकि सभी शाइना के आतंक से थक चुके थे। शाइना की जुबानी धमकी सभी पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आमतौर पर शाइना उस आजर्व की सचिव थी, लेकिन उसके पापा अध्यांश के पापा के दोस्त थे, इसलिए शाइना के परिवार के राजवंश परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, जिसके कारण वह पूरे ऑफिस में सभी को यह बताती फिरती थी कि उसकी शादी बहुत जल्द अध्यांश के साथ होने वाली है, क्योंकि राजवंश परिवार ने उसे अध्यांश के लिए पसंद कर लिया है। यह बात स्टाफ में से किसी के भी मानने में नहीं आती थी, क्योंकि अक्सर शाइना को राजवंश परिवार फैमिली फंक्शन में देखा जाता था। खासकर वह अध्यांश की मम्मी यानी श्रेष्ठाबाई राजवंश के साथ भी देखी जाती थी, इसलिए धीरे धीरे सभी को उसकी बात पर विश्वास हो गया। इतना ही नहीं,
अध्यांश का भी उसके साथ का व्यवहार अन्य स्टाफ के मुकाबले बहुत अच्छा और दोस्ताना था, जिससे साइना की बात न मानने का किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बस इसी बात का फायदा उठाकर साइना हमेशा स्टाफ के लोगों को डराकर, धमकाकर और दबाकर रखती थी। यदि कोई उसके खिलाफ जाने का सोचता तो साइना अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में गड़बड़ी करके उसे नौकरी से निकाल देती। ऐसा उसने 2-3 लोगों के साथ किया था, इसलिए कोई उसके साथ दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि सभी को पता था कि राजवंश एम्पायर से यदि बर्खास्त हुए तो फिर उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। साइना की ऐसी जुबानी धमकी से सभी थक चुके थे, इसलिए आज उसे ऐसी खराब हालत में देखकर भी किसी ने उसकी ओर तवज्जो नहीं दी। जो रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर पहले साइना के दम पर उछल रही थी, वह तो अस्वी से बचने के लिए सभी के पीछे जाकर छिपकर खड़ी थी। ग्राउंड फ्लोर पर यह सब तमाशा चल रहा था। उसी समय अध्यांश अपनी दूसरी मीटिंग समाप्त करके कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर तीसरी मंजिल पर अपने कैबिन में गया। उसने सबसे पहले टाइम देखा तो घड़ी 7:10 दिखा रही थी। 7 बज चुके थे, फिर भी जॉन का फ़ोन नहीं आया। यह सोचकर अध्यांश ने अस्वी को फ़ोन करने के लिए मोबाइल हाथ में लिया। मोबाइल हाथ में लेकर उसने उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन डिवाइस चालू नहीं हुआ। तभी उसे समझ आ गया मोबाइल चार्ज नहीं है। अध्यांश ने मोबाइल चार्ज में लगाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने का इरादा किया। तभी उसकी नज़र कैबिन में लगे बड़े एलईडी पर गई, जहां पूरे बिल्डिंग में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज चल रही थी। अध्यांश ने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर स्टाफ के सभी लोग एकत्रित होकर खड़े थे। काम के समय स्टाफ को ऐसे जमा देख अध्यांश के मन में चिंता हुई। उसने फ्रेश होने के लिए जाने का इरादा बदल दिया और खुद कैबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट के रास्ते नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। ग्राउंड फ्लोर पर सभी लोग अभी भी अस्वी को चारों ओर से घेर खड़े थे। अध्यांश ने खतरनाक आवाज में कहा, यहाँ क्या चल रहा है? अध्यांश की आवाज जितनी खतरनाक थी उतनी ही गुस्से में भरी हुई थी। वहाँ मौजूद सभी लोग इस आवाज को अच्छी तरह से पहचानते थे, इसलिए सभी उनके गुस्से से भी अवगत थे। अस्वी सभी के बीच खड़ी थी, जिससे अध्यांश को अब तक उसकी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी। अध्यांश की आवाज़ सुनकर साइना में थोड़ी हिम्मत आई और वह लड़खड़ाते हुए पास जाकर खड़ी हो गई और ऐसे रोने लगी जैसे अस्वी ने उसे बहुत मारा हो। साइना रोते रोते अध्यांश के पास जा पहुंची और उसने अस्वी की शिकायत करते हुए कहा, अध्यांश देखो, बाहर से आई एक लड़की ने मुझे कितना मारा है। उसने मुझे पीट पीट कर मेरे हड्डियों को तोड़ दिया। अध्यांश प्लीज, अध्यांश पुलिस को फ़ोन करके बुलाओ और उस लड़की को पुलिस के हवाले कर दो। साइना के माथे से निकलता खून देखकर अध्यांश ने फिर गुस्से में कहा, कौन है वह जिसने मेरे स्टाफ की ऐसी हालत की? जो भी हो मेरे सामने आए। भीड़ ने अध्यांश की खतरनाक आवाज़ सुनकर बिखरना शुरू कर दिया, लेकिन जिस लड़की को साइना ने थप्पड़ मारा था वह अभी भी अस्वी के साथ खड़ी थी। अस्वी ने भी पलटकर अध्यांश की ओर नहीं देखा और ऊपर से भीड़ बिखर गई। फिर भी कुछ लोग अपनी जगह पर खड़े थे, जिससे अस्वी उनके पीछे छिप गई थी। यही कारण था कि अध्यांश को अस्वी दिखाई नहीं दी। अध्यांश के सवाल पर जब अस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह और भी चिढ़ गया और उसने फिर से गरज करते हुए पूछा, मैंने कहा जो भी हो मेरे सामने आए, नहीं तो अगर मैं वहाँ आया उसकी हालत को और भी बदतर कर दूंगा। अध्यांश को अपनी साइड लेते हुए और अस्वी पर गुस्सा करते देख साइना के चेहरे पर एक बुझाई मुस्कान आ गई, लेकिन उसका यह लंबे समय तक न टिका, क्योंकि अध्यांश की आवाज़ सुनाई देना बंद होते ही भीड़ को चीरते हुए रौबदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अध्यांश सिंह राजवंश। अस्वी की पहचान से अनजान पूरे स्टाफ में अस्वी को अध्यांश के नाम से बुलाते सुनकर डर का माहौल फैल गया। कोई कुछ अधिक प्रतिक्रिया करे इससे पहले ही अस्वी की वही कड़क और रौबदार आवाज़ सुनाई दी, आपकी इस गर्लफ्रेंड ने मेरे पति को अपना बॉयफ्रेंड कहा है, तो क्या मुझे उसे ऐसे ही जाने देना चाहिए? अगर कोई भी आलतू फालतू व्यक्ति आपकी पत्नी को ऐसे ही अपनी कहे तो क्या आप उसे बिना कोई सज़ा दिए छोड़ देंगे? अध्यांश को यह आवाज़ परिचित लगी, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जैसे ही अस्वी की कड़क और रौबदार आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी, साइना डर के मारे कांपने लगी। उसने अध्यांश की शर्ट को कस के
मुट्ठी में पकड़ लिया। वहीं भीड़ को चीरते हुए असवी अकड़ती हुई अध्यांश के पास आई। उसे इस तरह आत्मविश्वास से चलते हुए देखकर सायना ने डरते डरते अध्यांश से कहा, प्लीज़ अध्यांश, मुझे इससे बचा लो। इसने मुझे बहुत मारा है। इसने मेरी हालत ख़राब कर दी है। अध्यांश, प्लीज़ मुझे इससे बचा लो। लेकिन सायना के बोले हुए शब्दों को अध्यांश ने सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि राजा साहब अपनी रानी साहिबा को इस तरह से चलते हुए देखकर उन्हें देखने में व्यस्त थे। असवी का लहराता साड़ी का पल्लू, हवा में लहराते बाल, आत्मविश्वास से भरी चाल, आंखों में अद्भुत एटीट्यूड और चेहरे पर चमकता आत्मविश्वास, इन सब कारणों से असवी का व्यक्तित्व वहां खड़ी सभी लड़कियों से अलग नजर आ रहा था। अध्यांश आंखों में जुनून के साथ असवी को देख रहा था। वह असवी को देखने में इतना खो गया था कि उसे यह भी ध्यान न रहा कि कब असवी उसके करीब पहुंच गई। अध्यांश का ध्यान असवी से तब हटा जब उसने सायना की दर्दनाक चीख सुनाई दी। जैसे ही असवी आई, उसने सबसे पहले एक हाथ से सायना के बालों को पकड़कर अध्यांश से अलग किया और दूसरे हाथ से उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अध्यांश को असवी की आंखों में गुस्से के साथ साथ अपने लिए स्वामित्व का भाव भी दिखाई दे रहा था। अब तक जो जुनून अध्यांश के आंखों में था, आज वह असवी की आंखों में भी दिखाई दे रहा था। जुनून यह कि अध्यांश सिर्फ और सिर्फ उसका है। अध्यांश को असवी का यह रूप पसंद आया, लेकिन उसके बढ़ते गुस्से को देखकर अध्यांश को उसकी चिंता होने लगी कि कहीं गुस्से में आकर असवी खुद को नुकसान न पहुंचा दे। अध्यांश असवी के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में असवी का गुस्सा भरा आवाज पड़ा। क्या कह रही थी तुम? अध्यांश तुम्हारा है, ऐसा? बहुत जल्द तुम्हारे और अध्यांश की शादी होने वाले हैं, ऐसा? हाँ बोल, अब क्यों चुप हो गई? बोल, सबको बता कि अध्यांश के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। असवी बोल नहीं रही थी, लेकिन वह कसमसा रही थी। इस तरह से बड़े बयान देने के कारण असवी को अब सांस बढ़ने लगी थी। असवी को हाँफते देखकर अध्यांश से रहा नहीं गया और उसने तुरंत असवी को पकड़कर अपने आलिंगन में समेट लिया और उसे शांत करने के लिए उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। जान रिलैक्स, पहले तो तुम शांत रहो, बाकी जो भी कहा सबका हिसाब मैं अभी कर दूंगा। पहले अध्यांश का असवी को अपने आलिंगन में लेना और फिर उसे जान कहना। यह सब देखकर सभी को, विशेष करके उदय को 440 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि अब तक किसी ने भी अध्यांश के करीब एक भी लड़की को नहीं देखा था। संक्षेप में उसके कैबिन में सायना के अलावा किसी दूसरी लड़की को जाने की अनुमति भी नहीं थी। सायना को भी अनुमति इसलिए थी कि वह अजर्व की सचिव थी और उसके परिवार के साथ राजवंश परिवार के अच्छे रिश्ते थे। अध्यांश को असवी के इस तरह एक दूसरे को गले लगाते हुए देखकर सबसे बुरी स्थिति सायना की थी, जो अध्यांश का जान बनने का सपना वर्षों से देख रही थी। आज अध्यांश किसी और लड़की को जान कह रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि उसने उसे अपने आलिंगन में समेट लिया था। अध्यांश को असवी के साथ देखकर सायना का सर गुस्से से फट रहा था। वह नफरत से असवी को देख रही थी। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था कि अध्यांश के जीवन में कोई लड़की आ गई और उसे भनक भी ना लगी। अध्यांश ने असवी को अपने गर्म और प्रेमपूर्ण आलिंगन में समेट लिया और सभी से दूर खड़े उदय की ओर देखा और उसे एक रौबदार आवाज में आदेश दिया, उदय, मेरी कैबिन में जाकर हेड चेयर ले आ। अध्यांश का आदेश सुनते ही उदय दौड़ते हुए लिफ्ट में घुस गया और 2-3 मिनट में ही अध्यांश की हेड चेयर लेकर वापस आया। उदय ने चेयर लाकर अध्यांश के सामने रखी तो अध्यांश ने असवी को अपने आलिंगन से दूर किया और उसे कंधे से पकड़कर अपनी हेड चेयर पर बिठा दिया। वह असवी के पीछे खड़ा रहा। जब उसकी नज़र स्टाफ पर पड़ी तो उसने देखा कि स्टाफ में जितने भी पुरुष थे वे सभी असवी को घूर रहे थे। सभी की निगाहें असवी पर थीं। यह महसूस करके अध्यांश ने एक कड़क आवाज़ में कहा, नज़र नीचे। अध्यांश के आदेश सुनते ही सभी की नज़र अपने आप झुक गई। हेड चेयर पर बैठते ही असवी का चेहरा आत्मविश्वास से भर गया। उसका जो एटीट्यूड थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में था, जो अध्यांश के गले लगाते ही गायब हो गया था, वह वापस आ गया। असवी ने साड़ी पहनी थी, फिर भी उसने अपने एक पैर दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस करके अपने दोनों हाथ चेयर के हैंडल पर टिकाए। राजा साहब, असवी ने महारानी की अदाओं से अध्यांश को बुलाया
उसका पूरा स्टाफ उसे देख रहा था। इस बात की परवाह किए बिना अध्यांश अस्वी के पीछे निकलकर उसके सामने आया और घुटनों के बल बैठकर हुक्म रानी साहब कहते हुए उसने अस्वी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से कहा। अस्वी ने अध्यांश के सामने भावहीन चेहरे को देखकर पूछा, क्या राजवंश एम्पायर में मुझे निर्णय लेना हो तो क्या मुझे निर्णय लेने की शक्ति है? ऑफ कोर्स जान, आपको मुझसे ऐसा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी निर्णय लेना है आप ले सकती हो। इतना ही नहीं, आप अपना फैसला भी सुना सकती हो। अरे अगर आप इस राजवंश एम्पायर से मुझे भी सस्पेंड करना चाहती हो तो भी हुक्म करो, मैं इसी क्षण अपना इस्तीफ़ा दे दूंगा। संक्षेप में, राजवंश एम्पायर में आपके पास मेरे मुकाबले बहुत अधिक शक्ति है। अस्वी के सवाल का जवाब देते हुए अध्यांश ने उसे प्यार से समझाया। अध्यांश से हरी झंडी मिलते ही अस्वी ने कुछ सोचते हुए अध्यांश से कहा, तो मैंने एक निर्णय लिया है, लेकिन उस निर्णय को सुनाने से पहले एक और काम करना है। और तुरंत ही उसने उदय को बुलाकर अपनी बात कही। उदय को बुलाया गया। जी भाभी। उदय उसके पास आकर सर झुकाकर बोला, अपने सर के लिए अभी और अभी एक नया शर्ट अरेंज करो। अस्वी ने उदय को आदेशात्मक स्वर में कहा। जी भाभी। उदय ने अस्वी का आदेश मानते हुए तुरंत ही अध्यांश की कैबिन की तरफ लिफ्ट में घुस गया। इतने दिनों तक अध्यांश के साथ रहने के कारण अस्वी को यह समझ आ गया था कि अध्यांश ने अपने हर फार्म हाउस पर जितने भी बंगले हैं उस सभी में अपने कपड़े रखे हुए हैं ताकि कहीं भी जाने पर उसे पैकिंग ना करनी पड़े। यही तर्क अस्वी ने राजवंश एम्पायर में भी लगाया कि यहाँ भी अध्यांश अपने लिए कुछ कपड़े रखे होंगे। उदय को लिफ्ट में जाते देखकर अस्वी का तर्क सही साबित हुआ। अस्वी अध्यांश के बारे में सोच ही रही थी। इसी समय अध्यांश भी अस्वी के बारे में सोच रहा था। मेरी जान, आप जीवन भर इसी तरह खूंखार शेरनी बने रहना, क्योंकि मुझे आपका यह रूप बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे आपका हंसना मजाक करना भाता है, लेकिन जब आप इस तरह मुझ पर अपना अधिकार जताती हैं तब आपकी आंखों में मेरे लिए जो नूनियत दिखती है वह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आखिरकार सबको यह महसूस होना चाहिए कि मेरे जैसे बब्बर शेर को असल में एक खूंखार शेरनी मिल गई है। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।